शास्त्र शब्द है, विज्ञान है, पद्धति का मतलब कैसे अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान बहुत जरूरी चीज है किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। देखिए, मैं कहूं कि ये स्टेटमेंट मेरा है, इस पर कम विश्वास होगा, लेकिन मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट मैंने 900 लोगों से बात करके निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ये विश्वसनीय हो जाएगा। क्यों हमें अनुसंधान करने की जरूरत है? देखो, वैज्ञानिक किस तरह के अनुसंधान करते हैं? पंखा गोल क्यों घूमता है, पंखा चकोर क्यों नहीं घूमता? इस पंखड़ी में अगर इस पंखड़ी में ऊपर 3 की बजाय 6 पंखड़ियां हो जाएंगी तो क्या पंखा तेज हो जाएगा? वैज्ञानिक लोग इस तरह के अनुसंधान करते हैं। उनका काम हमारे मुकाबले थोड़ा सा आसान है। क्यों? इस पंखे को नीचे उतारेंगे, सब कुछ संभव है, इसके साथ सारे एक्सपेरिमेंट करके देख सकेंगे। हम जब स्टडी करते हैं तो हम ऐसी चीजों की स्टडी करते हैं जिनको शायद वास्तविक रूप से देखना संभव नहीं होता। फैशन का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको इस तरह के अनुसंधान करूं मैं। टीवी पर जो सीरियल्स आ रहे हैं उससे, जिस उम्र में आप लोग हैं, अगर मैं उसको युवा अवस्था मानूं तो युवाओं पर टीवी सीरियल्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है, सिनेमा का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये किस प्रकार के अनुसंधान कहलाएंगे? सामाजिक अनुसंधान। ये विषय वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन हम इन्हें करेंगे कैसे? इन्हें भी हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से ही करेंगे। कैसे करेंगे? मैं सोच रहा हूं कि ये देखूं कि टीवी पर बच्चों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, टीवी से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या कोई भी ऐसा टॉपिक अगर मैं चुनूं तो अनुसंधान में क्या क्या स्टेप्स पढ़ाए थे आपको। पहला, आपने प्रॉब्लम का चुनाव कर लिया, आपने समस्या बना ली अपनी। कल को आप कोई डिसर्टेशन करते हैं, कल को आप कोई रिसर्च करते हैं, कल को आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अगर आप 5 मिनट में मेरी बेसिक बात समझ लेंगे तो रिसर्च का ओवरव्यू है जो मैं बोल रहा हूँ। पहला, आपने टॉपिक चुन लिया, आपने टॉपिक चुना क्या कि युवा अवस्था में बच्चों पर टीवी का क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब आप क्या करना चाहते हैं? बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बड़ा टॉपिक है ना। किस तरह का प्रभाव देखना चाहते हैं आप, किन टीवी के सीरियल्स का प्रभाव देखना चाहते हैं? अब आपको क्या करना पड़ेगा? इस बड़े टॉपिक को ऑब्जेक्टिव्स में, उद्देश्यों में बांटना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। 2 तरीके हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, औरों ने क्या किया है पहले आप ये देख लें कि औरों ने क्या किया है। कुछ लोग औरों को इसलिए देखते हैं कि उनकी नकल करनी है, और कुछ लोग औरों को इसलिए देखते हैं कि उनसे अलग हटके करना है। दोनों ही वजह हो सकती है औरों को देखने के लिए। भाई, आप पहले तो होंगे नहीं जो इस टॉपिक पर काम कर रहे होंगे, और अगर आप पहले हो जाएंगे तो ये इन्वेंशन हो जाएगी, डिस्कवरी। आज से पहले किसी ने बल्ब बनाया ही नहीं, आपने बल्ब बना दिया। मगर समाजशास्त्र में इस प्रकार के अनुसंधान संभव नहीं है। आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचोगे, 99% चांस है कि उसके बारे में किसी और ने आपसे पहले सोच रखा होगा और कुछ काम कर रखा होगा। ज्यादा से ज्यादा ये संभव है कि वो काम भारत में ना होके बाहर होगा। उसे कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अनुसंधान, सामाजिक साहित्य का पुनरावलोकन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। क्यों कर रहे हैं आप? आपने जो टॉपिक चुना, आप ये देखते हैं कि औरों ने उस पर क्या काम किया है। समाजशास्त्र में ये डिबेट है कि ऑब्जेक्टिव से पहले करना चाहिए या ऑब्जेक्टिव्स के बाद। ऑब्जेक्टिव से पहले करना चाहिए साहित्य का पुनरावलोकन या ऑब्जेक्टिव्स के बाद। देखो, जैसे मैंने आपसे बताया कि ये साइंस ना होने के कारण किसी भी चीज का एक उत्तर नहीं है, हर चीज परिस्थिति पर निर्भर करती है। कुछ लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव से पहले होना चाहिए, उससे क्या होगा? आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बना पाएंगे औरों से अलग। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि जब हम रिव्यू अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि औरों ने क्या काम करी है, तो हम उसके हिसाब से अपना काम डिजाइन कर सकते हैं। तो दोनों के अपने फायदे और दोनों के अपने नुकसान है। कुछ लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव से पहले रिव्यू करिए, और कुछ लोग कहते हैं रिव्यू ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद रिव्यू। टॉपिक चुन लिया, ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, अब आप एक्सटेंसिव रिव्यू करिए। जिसका रिव्यू अच्छा होगा, आप समझिए वो अपनी रिसर्च अच्छी कर पाएगा। जिसका रिव्यू अच्छा होगा, जिसने औरों को कंसंट्रेट किया, जितना औरों का काम देखेंगे उतना आपका काम निखरता जाएगा। लेकिन मैंने आपसे बोला है, मन में ये है कि हमें औरों के काम की नकल नहीं करनी। अब आपने क्या करा? टॉपिक बना लिया, टॉपिक बनाने के बाद अपने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, आपने रिव्यू कर लिया। अब आपको क्या काम करना है? जो साइंस कहता है कि सब कुछ होने के बाद अब आपको डाटा इकट्ठा करना है, सामग्री का जो है संकलन करना है। सामग्री कितनी तरह की होती है? 2। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राथमिक और द्वितीय, प्राइमरी डाटा और
सेकेंडरी डाटा। फिर जैसे मैंने अभी आपसे बताया, साइंस ना होने के कारण यह आंसर देना संभव नहीं है कि प्राइमरी अच्छा है या सेकेंडरी अच्छा है। प्राइमरी के अपने फायदे, सेकेंडरी के अपने फायदे, प्राइमरी के अपने नुकसान, सेकेंडरी के अपने नुकसान। आपको रिसर्च जल्दी करनी है, क्या करूं? सेकेंडरी डाटा। क्या होता है सेकेंडरी डाटा और प्राइमरी डाटा? प्राइमरी जो आप खुद पहली बार उसी स्टडी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, और सेकेंडरी कौन सा होता है? जो पहले से किसी और ने इकट्ठा कर रखा है। मैंने आपसे बोला आपको जल्दी करना है तो सेकेंडरी, आपको सही करना है। लेकिन यूजुअली आजकल क्या कहते हैं लोग कि आप दोनों कर लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों करने से जो प्राइमरी के फायदे हैं आपको वो भी मिल गए, और जो सेकेंडरी के फायदे हैं आपको वो भी मिल गए। यूजुअली आजकल रिसर्च करते हैं हम, तो रिसर्च करने के लिए हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़े इकट्ठे करते हैं। प्राथमिक इकट्ठे करने के कौन कौन से तरीके हैं? प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन। सुने ये नाम आपने? बस सेमेस्टर में पढ़े हैं सारे नाम। ऑब्जर्वेशन, शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार इंटरव्यू, क्वेश्चनियर प्रश्नावली, ठीक है। अवलोकन क्या होता है? आंख से देखकर आंकड़े इकट्ठे करना। सबसे ज्यादा प्रमाणिक तरीका है, क्योंकि आंखों देखी बात झूठ नहीं होती। मगर समाजशास्त्र में इसका कम प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक घटनाएं दिखती नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? सबसे ज्यादा प्रमाणिक तरीका ऑब्जर्वेशन है, लेकिन क्योंकि ये कला है, हर आदमी ऑब्जर्व नहीं कर सकता। पहली बात तो ये, अच्छे रिसर्चर नहीं मिलते जो चीजों को ऑब्जर्व कर सकें। मैं आपसे बातचीत करते करते नजरों से आपके बारे में पढ़ जाऊं। इतने अच्छे रिसर्चर आजकल उपलब्धता बहुत कम हो गई। और दूसरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सामाजिक घटनाएं नजर नहीं होती। आप आज मुझे कई बच्चों ने कहा घरेलू हिंसा, ये प्रॉब्लम्स हैं। जैसे घरेलू हिंसा पर काम कर रहा होगा, कैसे ऑब्जर्वेशन करोगे? जो घर की लड़ाइयां हैं वो घर में दब जाती हैं, बाहर कहां दिखेंगी? कैसे ऑब्जर्व करोगे? तो ऑब्जर्वेशन समाजशास्त्र में सबसे प्रमाणिक माध्यम होने के बावजूद भी, सबसे प्रमाणिक तरीका होने के बावजूद भी कम प्रयोग में आता है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं खुली आंख से नजर नहीं आती। अब जो यूजुअल हम लोग मेथड अपनाते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रश्नावली और अनुसूची, क्वेश्चनियर और शेड्यूल। अब एक बात और ध्यान रखना, दोनों को देख करके इनके बीच में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही प्रश्नों की एक सूची है। इन दोनों में क्या अंतर होता है पता है? एक सूचनादाता खुद भर के देता है और दूसरे को हम पूछ पूछ के भरते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि सर 2 की जरूरत क्यों पड़ी? अगर दोनों ही प्रश्नों की सूची है, तो एक को तो हम सूचना, सपोज करिए मैं स्टडी कर रहा हूं और आप मेरे लिए सैंपल हैं, मुझे आप पर स्टडी करना है। तो एक क्या है कि मैंने आपको दे दिया, आपने अपने आप भर के मुझे लौटा दिए, और एक मैंने आपसे पूछ पूछ के भरे। फिर वही वाली बात। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर 2 की क्यों जरूरत पड़ी? बहुत सिंपल रीजन है, उसके अपने फायदे, इसके अपने नुकसान। पहली बात, सूचनादाता अनपढ़ है। मेरा सूचनादाता अनपढ़ है, क्या करूं? अनुसूची मैं पूछ पूछ के भर लूंगा। मेरा सूचनादाता शिक्षित है, प्रश्नावली उन्हें दे दूंगा, वो अपने आप भर के रख देंगे। जल्दी करना चाहता हूं, जल्दी, क्या करूं? प्रश्नावली एक साथ 500 लोगों को दे दूंगा, पूरे कॉलेज में आज बांट दिए मैंने, बच्चों को पूरे कॉलेज में आज बांट दिए मैंने। क्या होगा? कल मुझे भर के मिल जाएंगे। कितने लोगों से? अगर आपके कॉलेज में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ 500 है, तो मैंने आज 500 प्रश्नावली दे दी और कल मुझे 500 भर के मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं खुद भर के पूछना चाहूंगा तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 20, 15, 25, तो मुझे 10 दिन लगेंगे। लेकिन अगर मैं अच्छा काम करना चाहता हूं और सच्चा काम करना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? अनुसूची। क्यों? क्योंकि प्रश्नावली क्या है? आपने टीवी देखते देखते जिस पे मर्जी चाहा उस पे टिक मार दिया। आपका मन नहीं था, आपको पता था कि टीचर ने कहा है कि इसे कल जरूर भर के लाना है। आपके जो मन में आया, जो समझ में आया, आपने वो भर दिया। लेकिन क्योंकि जब अच्छा एक बात और है, जैसे मैंने अभी आपसे बोला पीठ पीछे झूठ बोलना आसान काम है। सामने जब कोई आदमी आपसे प्रश्न पूछेगा तो उसके साथ बातचीत करने में झूठ बोलना थोड़ा सा कठिन काम। इसलिए अनुसूची
एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए अच्छी रहती है। प्रश्नावली एक साथ ज्यादा। एक और समाजशास्त्र में खास कारण है, जैसे हम किसी ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जो अभी समाज द्वारा प्रतिबंधित है, समलैंगिक विवाह, विवाह उपरांत संबंध, हम किसी ऐसे टॉपिक पर समाजशास्त्र में काम करना चाहते हैं जिसको अभी शायद समाज खुल के बातचीत करने का गलत मानेगा। ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी बताऊं तो मेरे पास अगर एक लड़का रिसर्च स्कॉलर आएगा तो टॉपिक उसे देते वक्त मैं दूसरा ध्यान रखूंगा, कोई बच्ची रिसर्च स्कॉलर आएगी तो दूसरा ध्यान रखूंगा, क्योंकि हर टॉपिक अभी समाजशास्त्र का ऐसा नहीं है जिस पर एक लड़का काम कर सकता है। मैं भी मैम को बताया था, एक बच्ची ने मेरे साथ काम किया था, सिंगल वुमेन प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। सिंगल हमने किसको माना, हमारे समाज में 30 साल की जो लड़की है ये माना जाता है कि 30 साल तक विवाह कर लेना चाहिए। 30 भी मैंने बहुत ऊपर की उम्र मानी है। अगर 30 साल तक किसी बच्ची का विवाह नहीं होगा तो हमारे समाज में उसके माँ बाप से लोग सवाल पूछते रहेंगे, लड़की को कोई कमी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है, कोई हो तो नहीं रही, क्या प्रॉब्लम है। तो हमने ये वो टॉपिक लिया, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। जो बड़े शहरों में लड़कियां नौकरी कर रही हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई करती हैं, डॉक्टरी, उसमें कम से कम 7, 8, 10 साल लगते हैं, तो वो अमूमन उन्हें विवाह के पास पहुंचते पहुंचते 30, 32 साल हो ही जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम इस पर डिबेट नहीं कर रहे कि ये चीज सही है या गलत, हम ये कर रहे हैं कि हमने ऐसे लड़कियों पर अध्ययन किया जो 30 साल की हो गई थी और उनका विवाह नहीं हुआ। हमने उनकी चुनौतियां और उनकी दिक्कतों पर एक पीएचडी कराई थी, रिसर्च कराई, लेकिन वो लड़की थी जो रिसर्च करने आई थी मेरे पास। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर लड़का होता तो शायद मैं इस टॉपिक से बचता, इसलिए कि उसको ऐसे प्रश्न पूछने थे कि जब तुम अपनी हमउम्र किसी लड़की से मिलती हो जिसका विवाह हो चुका, जिसके पास 2 बच्चे हैं, तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। अब अगर इस प्रकार के सवाल आज के समाज में एक लड़का एक लड़की से पूछेगा ना, तो शायद सही नहीं, या तो सही नहीं मानेंगे या जवाब सही से नहीं मिलेगा। तो कभी कभार क्या होता है कि आपको किसी ऐसे विषय पर काम करना हो जहां आपको लगता है कि आपको खुल करके बात करना अभी संभव नहीं होगा, तो आप किस प्रकार का माध्यम इस्तेमाल करेंगे, प्रश्नावली। आप उन्हें दे देंगे, वो जो मर्जी समझ के आएगा वो उसे लिख देंगे। लेकिन अनुसूची में आपको क्योंकि पूछ पूछ के लिखना है, वो शायद इतना अच्छा काम ना हो पाए। तो प्रश्नावली, अनुसूची, और जब आपके पास एक बार डाटा आ जाए तो फिर आखिरी स्टेप क्या बढ़ता है कि आप उस डाटा को एनालाइज करेंगे ताकि आप निष्कर्ष तक पहुंच सकें। डाटा एनालिसिस करने के आजकल बहुत अच्छे माध्यम उपलब्ध हैं। सांख्यिकी पैकेजेस, SPSS आपने पढ़ा होगा, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, कई नए पैकेज उपलब्ध हैं जिनमें आप कंप्यूटर के माध्यम से अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसके बाद रिपोर्ट के रूप में उसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर कभी आगे कोई मौका मिलेगा तो ज़रूर मैं आपको। थैंक यू सर।